दिल्ली की एक रिपोर्ट में दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ने को लेकर चेतावनी दी गई है। आईआईटी दिल्ली की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर में दिल्ली को हर दिन 45,000 कोरोना संक्रमण के मामलों के लिए तैयार रहना होगा। इस दौरान रोजाना करीब 9,000 लोगों को अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी। रिपोर्ट में 3 स्थितियों का जिक्र किया गया है। दूसरी लहर की जैसी परिस्थितियों के रहने पर रोगियों की संख्या, अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या, ऑक्सीजन की जरूरत का अनुमान किया गया है। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। 24 घंटे की बात करें तो 1000 से भी कम नए मामले सामने आए। दूसरी लहर में ये सबसे कम है, लेकिन मौत का आंकड़ा अब भी 100 के ऊपर है। एक दिन में दिल्ली में 122 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 1.6% ही है। एक महीने में राजधानी में एक्टिव केसों में 85% तक की कमी दर्ज की गई है। दिल्ली में अनलॉक को लेकर एलजी और दिल्ली सरकार में ठन गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एलजी ने दिल्ली में बाजार खोलने की मंजूरी नहीं दी। दिल्ली में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। पहले चरण में फैक्ट्रियां खुलेंगी और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करेंगे, जिसमें वो कोरोना और वैक्सीन को लेकर बात कर सकते हैं। ये शो का 77वां एपिसोड होगा, जो 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पीएम मोदी से अपील की थी कि वो आगामी मन की बात एपिसोड में जनता को प्रेरित करने के लिए टीकाकरण के महत्व पर बात करें। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इन बच्चों को मदद देने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत उन बच्चों को सहायता राशि दी जाएगी जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता या अभिभावक दोनों को खो दिया है। इसके साथ ही ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक सहायता राशि और 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स से 10 लाख रुपए का फंड भी दी जाने की बात कही गई है। केंद्र सरकार बच्चों के लिए फ्री शिक्षा भी सुनिश्चित करेगी। इन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए लोन दिया जाएगा और इसके लिए जो भी ब्याज होगा वो पीएम केयर फंड से दिया जाएगा। कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को 18 साल की उम्र तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाएगा। इसके लिए जो भी प्रीमियम है वो पीएम केयर की तरफ से भुगतान किया जाएगा। कोरोना संकट के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। योगी सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए एक विशेष योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के नाम पर ये योजना संचालित होगी। यूपी सरकार ऐसे बच्चों के वयस्क होने तक 4,000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। ये सहायता उनके केयर टेकर को दी जाएगी। वहीं 10 साल से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनका कोई केयर टेकर नहीं है, उनके आवास की व्यवस्था बाल गृह में की जाएगी, जिसका खर्च सरकार उठाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। इस बार प्रदेश में 10वीं बोर्ड की एग्जाम नहीं होगी, इसलिए 29 लाख छात्र बिना परीक्षा के पास होंगे। वहीं 12वीं की परीक्षा जुलाई के दूसरे हफ्ते में हो सकती है। 1.5 घंटे में 3 सवाल के सिर्फ जवाब देने होंगे। चक्रवर्ती तूफान यास से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी के शामिल नहीं होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ममता ने मामले पर अपना पक्ष रखा। ममता ने बैठक में शुभेंदु अधिकारी को बुलाए जाने पर सवाल खड़े किए। साथ ही ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल के विकास और तरक्की के लिए वे प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने को तैयार हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को राज्य से दिल्ली बुलाए जाने पर ममता भड़की नजर आई। ममता ने कहा कि राज्य के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को कोरोना के संकट के बीच लोगों के लिए काम करने की इजाजत मिलनी चाहिए। ममता ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनकी सरकार के लिए हर कदम पर मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आईएमए के बाद अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी रामदेव को कानूनी नोटिस भेजा है। एफएआईएमए ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से रामदेव को कानूनी नोटिस थमा दिया है।
FAIMA ने कहा कि बाबा रामदेव ने सस्ते प्रचार के लिए एलोपैथी को लेकर निराधार दावे किए, जिसकी वो निंदा करता है। साथ ही FAIMA ने खुले तौर पर रामदेव से अपने दावों के पीछे सबूत देने या फिर माफी मांगने की बात कही। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया। मुंबई में NCB की तरफ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। NCB की तरफ से छापेमारी कर 50 लाख के ड्रग बरामद किए गए हैं। ये ड्रग मेथाम्फेटामिन था और इसकी कीमत 50 लाख रुपए थी। जब NCB ने छापेमारी की तब उन्हें आरोपियों के पास से ड्रग की 2100 कैप्सूल बरामद हुई। इस ड्रग को मुंबई के अंधेरी से कतर भेजने की तैयारी थी। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में से एक नाइजीरियन है, वहीं 2 कुरियर बॉय हैं। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के मुख्य आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की पुलिस रिमांड 4 दिन और बढ़ गई है। दिल्ली पुलिस ने सुशील को रोहिणी कोर्ट में पेश किया था, जहां सुनवाई के दौरान उसे फिर से 4 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि हर 24 घंटे के भीतर एक बार सुशील कुमार का मेडिकल कराया जाएगा। कस्टडी के दौरान वकीलों को मिलने की इजाजत दी गई है। छतरपुर में दलित परिवार की दबंगों ने बुरी तरह पिटाई की। मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो एक्शन से पहले ही आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। इन पर आरोप है कि दलित परिवार को जबरन खेत में मजदूरी कराते थे। जब परिवार ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो मारपीट की गई। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बाद दबंगों की दहशत से पीड़ित गांव से पलायन कर गए हैं। ग्रेटर नोएडा के थाना दनकौर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने बीते 6 मार्च को हुए वृद्ध महिला की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महिला से युवकों का घास और गेहूं डालने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों शराब पीकर महिला के घर आ पहुंचे और ट्रैक्टर और ट्रोली को जोड़ने वाली लोहे के रॉड से मारकर महिला की हत्या कर दी थी। चित्रकूट जिला प्रशासन ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। पुलिस और मजिस्ट्रेट शराब की दुकानों की सघन चेकिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही कच्ची अवैध शराब बनाने वाले लोगों के ठिकानों पर छापा मारकर भट्टियों को नष्ट किया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध शराब के खिलाफ किसी की संलिप्तता पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 18 दिनों से लापता व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। शव एक कुएं से मिला। मृतक 12 मई से घर से लापता था। पुलिस को अंदेशा है कि 70 से 80 फीट गहरे कुएं में गिरने से उसकी मौत हुई है। हालांकि पुलिस हत्या समेत सभी पहलुओं की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। रोहाना पुलिस चेक पोस्ट के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में 25,000 का एक इनामी बदमाश घायल हो गया। वहीं बदमाश का दूसरा साथी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और 4 कारतूस बरामद किए। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ से पुलिस ने एक फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। डॉक्टर पिछले कई साल से शहर के निजी अस्पतालों में मरीजों का इलाज कर रहा था। हैरत यह है कि इसके पास न कोई मेडिकल डिग्री है और न ही इसने कोई नर्सिंग कोर्स किया है। पुलिस अब इस तफ्तीश में जुट गई है कि क्या इसके इलाज के दौरान किसी व्यक्ति की मौत तो नहीं हुई थी। झारखंड के जमशेदपुर में नदी में नहाने गए एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई, जबकि स्थानीय लोगों की मदद से उसके साथी को बचाया गया। दूसरे बच्चे की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। परिवार वालों का बुरा हाल है। पुलिस और गोताखोर बच्चे की तलाश कर रहे हैं। तूफान और भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गंग नहर में पुलिस एक युवती का शव तलाश रही है। एक आरोपी ने युवती की हत्या करने की बात कबूल की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि हत्या के बाद युवती का शव गंग नहर में फेंक कर फरार हो गया था। अब पुलिस गंग नहर में गोताखोरों की मदद से लड़की का शव तलाशने में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापे के दौरान मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 सेक्स वर्कर हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सिविल लाइन थाना क्षेत्र के दुर्गा कॉलोनी में बने एक मकान में सेक्स रैकेट चल रहा था। मौके से पुलिस ने एक कार, कुछ फोटोग्राफ और मोबाइल फोन जब्त किया है। दिल्ली पुलिस ने रेमडेसिवियर इंजेक्शन देने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने के आरोप में एक युवती को गिरफ्तार किया है। 18 साल की युवती की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से की गई है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी युवती लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया के जरिए पीड़ित परिवारों की पहचान करती और फिर उनसे संपर्क करती थी। परेशान लोगों को ये रेमडेसिविर इंजेक्शन देने का भरोसा देती और फिर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कराती थी। एक बार पैसा मिल जाने के बाद पीड़ितों के फोन कॉल उठाना बंद कर देती थी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। खेत से तरबूज तोड़ने पर गांव के दबंगों ने 2 नाबालिग बच्चों की बुरी तरह पिटाई की और फिर सिर पर तरबूज रखवाया और कपड़ों पर चोर लिखकर पूरे गांव में घुमाया। मामले की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई और आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया गया। बिहार के दरभंगा में बिजली गिरने से ताड़ के पेड़ में आग लग गई। आंधी पानी के बीच पेड़ धू-धू कर जलता रहा। सोशल मीडिया पर जलते पेड़ का वीडियो वायरल है। अच्छी बात ये रही कि हादसे के वक्त कोई पेड़ के आसपास नहीं था। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, जिसमें साझा चिंताओं में एक साथ मिलकर काम करने की बात कही गई। द्विपक्षीय संबंधों, कोविड-19 राहत प्रयासों, भारत चीन सीमा स्थिति और अफगानिस्तान पर चर्चा हुई। मैसाचुसेट्स के गवर्नर ने 1 साल से चल रही कोरोना इमरजेंसी को 15 जून को हटाने का फैसला किया। गवर्नर ने कहा कि इमरजेंसी हटने के बाद भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। वैक्सीनेशन और पाबंदियों को निभाते हुए बहुत जल्द हमें पूरी सफलता मिल जाएगी। अमेरिकी सरकार ने चीन से सी फूड के आयात पर रोक लगाई। अमेरिकी फिशर से बुरा बर्ताव करने पर अमेरिका ने फैसला लिया। डेलियन ओशियन फिशिंग के 30 चीनी फ्लीट्स पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। अमेरिका में कोरोना के मामलों में कमी और मेमोरियल डे को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिखा। सड़कों, स्टेशनों और एयरपोर्ट पर भी पहले के मुकाबले ज्यादा भीड़ देखी गई। एक दिन में 18 लाख लोगों ने अमेरिकी एयरपोर्ट से यात्रा की। लंबे हॉलिडे पर 20 लाख अमेरिकी निकले। मलेशिया में लॉकडाउन से पहले सुपरमार्केट्स पर लोगों की भीड़ उमड़ी। कोरोना मामलों में भारी बढ़ोतरी के बाद 1 जून से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा, सामाजिक और आर्थिक नजर से देशव्यापी लॉकडाउन बेहद जरूरी है। ताइवान में कोरोना केस बढ़ने से अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई है। स्थानीय प्रशासन ने 19 काउंटियों में संक्रमण में भारी बढ़ोतरी की चेतावनी दी। 15 से 28 मई के बीच ताइवान में रिकॉर्ड 6000 केस आए, जबकि 66 लोगों की मौत हो गई। दुनिया में कोरोना संक्रमितों के मामले 17 करोड़ 2 लाख के पार पहुंच गए हैं। अब तक 35,39,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 15 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग महामारी से ठीक हो चुके हैं। रूस ने एक साथ 36 इंटरनेट सैटेलाइट के साथ सोयूज रॉकेट को लॉन्च किया। समुद्र में ग्लोबल इंटरनेट कवरेज को ध्यान में रखकर इन सैटेलाइट्स को ब्रिटेन की कंपनी OneWeb ने तैयार किया है। तकनीकी वजह से 2 दिन पहले इसकी उड़ान पर रोक लगा दी गई थी। इंडोनेशिया के एक क्रूज में भयानक आग लगी थी। क्रूज में सवार 200 से ज्यादा लोगों ने समंदर में कूदकर जान बचाई। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। रेस्क्यू कर समंदर से लोगों को बाहर निकाला गया। आग लगने के कारणों की जांच जारी है।